लेकिन कटियार साहब, अखिलेश यादव साहब अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से जो चमड़े के जितने भी एक्सपोर्टर थे उत्तर प्रदेश के, तकरीबन 500 के करीब हैं भाई, उनको 500 या 5000 के करीब हैं, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए कि वो टैरिफ की वजह से उनके जो आने वाले ऑर्डर जो कैंसिल हो रहे हैं उसकी वजह से उन बेचारों का दिवालिया निकल जाएगा। या तो आप कोई और मार्केट ढूंढ के दीजिए उनको, या फिर सरकार ही उनके प्रोडक्ट खरीद ले और सरकार उनके प्रोडक्ट खरीद करके वो सरकार ही एक्सपोर्ट करे या कुछ ऐसा करे। कटियार साहब, आप इसके बारे में जरा बताएं प्लीज। राजू साहब, हर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों का हित, भविष्य सुरक्षित करे, उन्हें असुरक्षित ना महसूस होने दे। ये मोदी जी का क्या मामला रहा है ट्रंप साहब के साथ, क्योंकि ये ट्रंप ने जो दंड स्वरूप जो टैरिफ लगाए, टैरिफ दंड जो है उसकी कीमत आम नागरिक क्यों चुकाए राजू साहब। और अगर विपरीत परिस्थिति खड़ी हो गई है, ये देश की जो सरकार है ये अगर उन सब मसलों को हल नहीं कर पाई है तो क्या व्यापारियों को अधर में छोड़ दिया जाए? उनके पास हजारों मजदूर हैं, उनके बच्चों का भविष्य है, बना पड़ा हुआ माल है, अभी तो जाएगा नहीं क्योंकि वहां के बायर उसे खरीदेंगे नहीं, उतना महंगा बेच नहीं सकते हम। तो सरकार का तो ये माननीय अखिलेश यादव जी के बयान से पहले सरकार का बयान आना चाहिए कि जो लेदर एक्सपोर्टर्स हैं, जो टेक्सटाइल के लोग हैं, जो ज्वेलरी में काम करने वाले लोग हैं, जो सेक्टर ये टेरिफ से जो प्रभावित हुए हैं उनके साथ सरकार खड़ी है और विपरीत परिस्थितियों में सरकार उनका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये सरकार है, इनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है। यहां करोड़ों की संख्या में जो किसान है उसको खाद नहीं मिलेगी तो छोड़ देते हैं, बाढ़ आ जाए तो उनके गांव छोड़ देते हैं। सरकार तो साथ से लूटने के लिए है। ये वेलफेयर स्टेट नहीं रह गया भारत। अब जब किसी भी देश के शासक का नजरिया राजीव साहब फायदे और नुकसान में बदल जाए, वो उसका नजरिया हो जाए फायदा नुकसान देखने लगे, जब सही और गलत को छोड़ के फायदे नुकसान की तरफ आप जाएंगे तो वेलफेयर स्टेट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो राय थी वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन अखिलेश साहब, आपने एक चीज कही, एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आप अपनी बात खत्म करें। सर सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या है कि फार्मर्स का जहां तक सवाल है, सर पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि मोटर्स के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए बिजली सुबह आ रही है। सुबह मतलब डे लाइट आवर्स में द गवर्नमेंट इज सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज रेट। पहली बार बिजली मिल रही है फार्मर्स को। आप कह रहे हैं फार्मर्स के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, बताएं सर कटियार साहब। राजीव साहब, आपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसानों पे लाठियां बजाई है सरकार ने, जो यूरिया और डीएपी मांग रहे थे। धान की जो फसल आती है, ये बरसात का सीजन है, धान की फसल है, और धान की फसल में यूरिया 2 से 3 बार डाली जाती है। यूरिया ब्लैक में बेच रहे हैं, आप किसानों को नहीं दे रहे हैं। उन्हीं के नेता, उनके छोटे कार्यकर्ता उनके पास जाइए, 100 रुपए बढ़ा के दीजिए, यूरिया ले लीजिए आप। तो ये सरकार काला बाजारी पे उतारू है। और इनका तो फंडा है, आपदा में अवसर तलाशो। यही तो कहते थे ना मोदी जी कि आपदा में अवसर तलाशो, जरूरत है तो एक इंजेक्शन जो 200 रुपए का उसे 20,000 में बेच दो। तो सरकार को छोड़िए राजीव साहब, यहाँ तो लुटेरों के साथ बेलगाम छोड़ दिया है। जितना मर्जी जनता का खून चूस सकते हो चूस लो, और उसका कुछ हिस्सा हमको दान कर दो। कटियार साहब 2027 में आपको और भी तकलीफ है। योगी साहब ने डेवलपमेंट एजेंडा खुलकर आज भी उन्होंने 2 एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज को अनलीश कर दिया, जिसमें और आगे जाके वर्ल्ड ट्रेड फेयर में 80 कंट्रीज सहभाग हो रहा है, जो यूपी के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट में आप यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और तीसरा प्रॉब्लम यही है कि पिक्चर आ गया है, योगी जी के पिक्चर 19 सितंबर को रिलीज होगा, आपको बहुत तकलीफ होने वाले है। योगी जी का पिक्चर है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको 2027 बहुत भयंकर तकलीफ में पहुंचाने वाले हैं। क्या करेंगे आप कटियार साहब? मैं प्रदीप नम्बियार बोल रहा हूं। हाँ जी प्रदीप साहब, मुझे नाम याद है आपका। नाम्बियार साहब, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जिस तरीके के
हालात इस सरकार ने लाके खड़े कर दिए हैं। बरसात जो बाढ़ का मामला है, कहीं पे कोई राहत और सामग्री का मामला नहीं है। किसानों के साथ कोई वो नहीं है। रोजगार, जो बेरोजगारी चरम पे घूम रही, वहां कोई सरकार का योगदान। पिक्चर बनाइए और पिक्चर दिखाइए और सारे राज्य को बाबा बना दीजिए। और क्या करेंगे योगी जी? तो जो ऐसे हालात में राज्य को लाके खड़ा कर दिया है, वहां से कोई सलूशन निकलने वाला नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है रामयार साहब, प्रदीप जी। लेकिन हालात जी ये जी जी ट्रेड फेयर में इतने ट्रेड फेयर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के। आज ही उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज, यूपी को ग्लोबल हब बनाने के लिए इतने सारे पॉलिसीज चेंजेस किए, इफेक्ट कर दिए। आपको लग रहा है कि ये कुछ अफेयर मींस नौकरी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं किए, जनरेट करेंगे नहीं, आपके प्रोडक्ट ग्लोबल बन रहे, यूपी प्रोडक्ट ग्लोबल बन रहे, ये सब इनिशिएटिव कुछ रंग नहीं लाएगा? कटियार साहब, नामबियार साहब, एक पॉलिसी आप लेके आए थे कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, और उसका रिजल्ट ये निकला कि कोरोना के टाइम पे सारे मजदूरों के हित की जो जो पैरामीटर्स थे वो आपने सब खत्म कर दिए, मजदूरों को बदुआ मजदूर बना दिया। ये भी तो मोदी, इन्हीं की सरकार ने किया है ना। हायर करो, फायर करो, 8 घंटे ड्यूटी लो, 12 घंटे ड्यूटी लो। और जो इनको मजदूरों को ईएसआई पीएफ मिलता था प्रदीप जी, उसके लिए भी खत्म कर दिया कि इंटर्नशिप पे डालिए, इनके ईएसआई पीएफ भी लूट लीजिए। ये किया है मोदी जी ने। स्कूल बंद कर दीजिए, सब चीज को धर्म फैला दीजिए, बता दीजिए तुम गरीब हो क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है। आपके साथ जो दुर्घटना घट गई, अस्पताल में दवाई नहीं थी, इतने बच्चे मर गए झांसी में, लेकिन कह दीजिए कि भाग्य में उनकी उतनी ही उम्र थी। तो धर्म को जोड़ के आप व्यवस्था करके पूंजीपतियों के लिए सारे दरवाजे, सारा ये खजाना खोल दे, और फिर भाग भगवान अगला जन्म पिछला जन्म, और धर्म के नाम पे लोगों को झूठ फैलाए। यही तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, और आप इसका जवाब दें, उसके बाद मैं समीर भागरे साहब के पास जाता हूँ। सर, क्या है कि लखनऊ के पास वो ब्राह्मोस की नई फैक्ट्री आ रही है, ब्राह्मोस मिसाइल की। उसके अलावा फॉक्सकॉन ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। एप्पल फोन्स भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 1200 करोड़, सर प्लीज सुनिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर है, यूपी गवर्नमेंट के फिगर नहीं है, 1200 करोड़ आ चुकी है गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में 1200 करोड़। उसके अलावा 1000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है गोरखपुर के आसपास। सर ये तो बैंक में पैसा आ चुका है ना, ये तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, यू विल बी एबल टू चेक कि इतना अमाउंट जो है इस बैंक अकाउंट में है। तो मतलब यहां पर 2,500 करोड़ का हिसाब तो मेरे पास पड़ा सर यहां पे। तो क्या कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में अभी? सर बताइए। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये जो फाइलों पे जो पेपर दिख रहे हैं ना राजू सर, साहब, फाइल में नहीं है, अकाउंट में है सर। इट इज इन द अकाउंट। सुन लीजिए सर, दिस इज मनी। हम पिछले 7-8 साल से जो ब्रह्मोस आ रहा है ना, आने वाला है, वो तो 15 लाख लोगों के अकाउंट में भी आने वाला था। वो भी तो आने वाला था ना साहब, आपने भी सुना था, हमने भी सुना था कि सर वो फुटेज मेरे पास है, मैं दिखा देता हूं। आने तो आए तो नहीं। और जो इनकी बात है, जब तक गांव देहात में हालात, आप यूरिया नहीं दे पा रहे हो साहब, क्या ब्रह्मोस की बात करते हैं साहब जी। आप अस्पताल में दवाई नहीं दे पा रहे हो, आप गांव जो बाढ़ में डूबे हैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो साहब, आप ब्रह्मोस की बात करोगे? मतलब ये बात करने में शर्म आनी चाहिए सर। कटियार साहब, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि आपका सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज क्या चेंज हो चुका, आप समाजवाद नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्यूजेशन लगा दिया अखिलेश यादव जी को, आप समाजवाद नहीं है, आप इमरजेंसी जिसने इंपोज किया उनके साथ जाकर बैठे हैं, तो कौन से समाजवाद आइडियोलॉजी की बात करते हो? तो किस प्रकार, क्या अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के जो आइडियोलॉजी थे, सोशलिज्म के जो लोहिया आइडियोलॉजी थे, उसको धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं? किस प्रकार से आप केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट को देखते हो कटियार साहब? आप
हमारे जो मित्र समीर भाई बात कर रहे थे काफी देर से, हाँ 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 और राजीव जी ने जो बोला कि ये जो इतनी डील हुई है 25 अगस्त को अमेरिका के साथ, जी और इतना व्यापार, इतना भरोसा, और अमेरिका हमारा दोस्त है। राजीव जी, इस देश ने वो भी देखा कि अमेरिका ने कैसे इंडियंस को बेड़ियों में जकड़ के हमारे जी गाल जी पे करेक्ट तमाचा है, मारा, करेक्ट है, भेजा मोदी जी के दोस्त ने। भेजा भेजा, ठीक है, ये दुरुस्त इस बात। देश ने देखा, और छोटे छोटे देश विरोध कर गए और हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये है लीडरशिप हमारे देश की। लेकिन हम दोस्त आप कहते तो हम मान लेते हैं। दूसरी बात, चाइना से मिलेंगे, देश से मिलेंगे। अभी हमारी आर्मी, अब सिंदूर ऑपरेशन के आप जो गुणगान कर रहे थे, हमारे डिफेंस अफसरों ने कहा कि हम पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहे थे, हम पाकिस्तान के माध्यम से चीन से भी लड़ रहे थे। ये बयान है, और उसके साथ में ये स्थिति है। जो देश पाकिस्तान के पीछे खड़े होके तुम्हारे विमान गिरा रहा है, उसके साथ सर हमारे हिंदुस्तान का एक भी विमान नहीं गिरा, हिंदुस्तान का एक भी विमान नहीं गिरा सर। ये मैं आपको बता देता हूं आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन, और पूरी कॉन्फिडेंस से ये मैं बोल रहा हूं। और वो कैसे गिरे, पाकिस्तानियों को कैसे लगा, वो कैसे गिरे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप समझना चाहें तो। वैसे फिलहाल आप बोलिए 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 बोलिए। आप ये मानते भारत की सेना ने ये जवाब दिया कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से लड़ रहे थे? करेक्ट, जवाब है एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट, दुरुस्त बात है, ऑफ और कोर्स। इस परिस्थिति में जहां भी लड़ाई के अभी जो हमारे शहीद हैं, उनकी भी नाक ठंडी नहीं हुई। जी क्या कर रहे हैं हम? क्या जवाब दिया हमने? हमारे बॉर्डर पे आप हजारों एकड़ जमीन है, लाखों एकड़ जमीन आप कब्जा किए बैठे, क्या स्टैंड उसमें हमारा? तो इस देश में जो सरकार है, इसको बेड़ियों में जकड़े हुए अपने लोग नहीं दिखते। वो एयरपोर्ट में सर पटक के, उसकी बाद में क्या हुआ उस छात्र का पूरी जानकारी आई नहीं आई, क्या किया सरकार ने अपने नागरिकों के साथ? और मैं ज्यादा उस लंबी चौड़ी बात नहीं करता राजीव साहब। जी। इस देश का विदेश जो फॉरेन पॉलिसी है, वो पूरी तरह फ्लॉप है। एक कमजोर नेतृत्व है भारत में, जो हर मोर्चे पे असफल है। भारत की जनता के इनके शासन काल में हर मोर्चे पे अपमान सहना पड़ा है भारत को। आप लंबी बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ किस तरीके की दुनिया के जो IMF से पैसे आ रहे, ये हमारा दूसरे यूनियन से फंड आ रहा है, दुनिया के कई देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे। ऐसी कमजोर सरकार इस देश को न विकसित कर सकती है, न इस देश के हितों को सुरक्षित कर सकती है, न भारत के नागरिकों का सम्मान की रक्षा कर सकती है। हर मोर्चे पे असफल सरकार है ये। तो आप ये बता दें कटियार साहब, मैं तो बहुत बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि हमारे मित्र जो हैं, एक जमाने में मुझे अंकल बोला करते थे, अखिलेश यादव जी, क्योंकि नेताजी तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे कि 9 सितंबर को, आज 3 सितंबर तो हो गई है, 6 दिन के बाद एशिया कप शुरू होने वाला है सर दुबई में, उसमें हम लोग पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे। मैं तो उम्मीद करके ये बैठा था कि अखिलेश यादव उसका विरोध करेंगे। उनकी तरफ से तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है सर, ना कांग्रेस की तरफ से आई है और ना ही बीजेपी की तरफ से आई है, क्योंकि सब लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, सभी के सभी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, इसलिए सब चुपचाप हैं। ये क्या है सर? यू कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स हियर। जो आप चीन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बोला। पाकिस्तान को सिर्फ मदद ही नहीं करी सर, इट इज चाइनीज ऑपरेटर्स हु आर ऑपरेटिंग एवरीथिंग। उनके डिफेंस सिस्टम चाइनीज ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे थे, टर्किश ऑपरेटर्स वर ऑपरेटिंग पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स, और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है सर? आप बताएं कटियार सर। राजीव साहब, हमने पिछला जो आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जी, उस प्रोग्राम में हमने इस मुद्दे पे बात की थी। आपने और करी थी मैं ना? अपने जवाब को दोहरा देता हूं। बोलिए सर। मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जी हूं। जी बोलिए। मेरा बयान मेरी पार्टी का बयान माना जाता है, और हम इस तरीके के किसी भी खेल के, किसी भी संबंध के, किसी भी आदान प्रदान के, चाहे आप बिरयानी खाने जाएं, चाहे किसी के माताजी से मिलने जाएं, चाहे गलबैया करें, ऐसे किसी रिश्ते के हम खिलाफ हैं जिस देश के लोग आके, आतंकवादी आके भारत की धरती पे भारत के लोगों की हत्या करके जाए। मैं खिलाफ हूं इस बात। तो समाजवादी पार्टी
इसका निषेध करती है और विरोध करती है कि भारत और जी। पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ये कहना जी, चाह रहे हैं? ये गलत बात है। इनके साथ हमें किसी तरीके के कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जाए। प्रदीप जी, बट पूरी तरह। अखिलेश कटियार साहब, बट मोदी साहब जब डिस्कशन कर रहे थे चाइनीज के साथ एससीओ में, उन्होंने ये हाईलाइट कर दिया कि आप बीआरआई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो हमारे कार्यक्रम से जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, ये हम विरोध करते हैं। कनेक्टिविटी कैनॉट बाईपास सॉवरेनिटी, ये स्टेटमेंट मोदी साहब के क्लियर कट, बड़े अक्षरों में उन्होंने क्लियर कट चाइनीज उस सभा में कहा कि कनेक्टिविटी कैन नॉट बाईपास सॉवरेनिटी, ये हमारा सॉवरेन टेरिटरी है, उसको आप बाईपास करके टेक्नोलॉजी नहीं लेके। तो इश्यूज है, इश्यूज को मोदी साहब एक्सेप्ट नहीं किए। जो इश्यूज है, बॉर्डर के इश्यूज है, सिपैक है, रोड हमारे देश के अंदर से जा रहा है, उस चीज को उन्होंने विरोध कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उससे पहले राजनाथ सिंह जी गए थे, बोले आप करो जो पहलगाम टेररिज्म को आप लिखित रूप से कंडेम करो। नहीं किया तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। इस बार पहलगाम को इंक्लूड किए। तो हमने, मोदी साहब ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है गडकरी साहब, वो मुद्दा तो है ही, बस मुद्दा रहते हुए आगे बढ़ सकते, ये अब उनका नीति है, देश का नीति। कटियार साहब, नहीं, मोदी साहब की नीति है धंधा, और जहां हो फायदा, चाहे देश के सम्मान का सर झुके, चाहे देश की कोई बेइज्जती हो, चाहे कोई देश की जमीन कब्जा कर ले, चाहे देश दुश्मन के साथ खड़े होकर तुम्हारे फौजियों पे गोली चलाए, फायदा होना चाहिए राजीव साहब जी। और जिस भी शासक का नजरिया सही और गलत से हटके फायदे और नुकसान पे जाएगा राजीव साहब, वहां इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। हम इस बात को मानते हैं कि आप अपनी बात रखें। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह साहब का जो म्यूजियम बना था, जो भारत की धरती पे, तो चीन ने कब्जा कर लिया, आप उसको अपने अंदर नहीं ले पाए। इतना महान म्यूजियम था जहां पे लड़ाई की दुनिया भर की चीजें से तोड़ दिया गया, बफर जोन में चला गया। क्या किया आपने? तो आपके साथ चाइना, चाहे पाकिस्तान के साथ मिलकर तुम्हारे जवानों पे गोली चलाए, चाहे युद्ध में उनको तकनीकी दे, चाहे तुम्हारी जमीन कब्जा करे, और हम उनके साथ व्यापार की बात करने पहुंच जाएंगे। सर, व्यापार तो करना ही पड़ेगा। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा चाइना से दूरी रहने की जरूरत है। कटियार साहब, बहुत सारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उनका कहना है कि मोदी साहब विश्व गुरु है, अपने आप को मानते हैं। बीजेपी मोदी साहब को विश्व गुरु कहते हैं। और रशियन ऑयल एक मुद्दा है, जो बाकर साहब कई बार आंसर किया था। रशियन ऑयल एक मुद्दा है इंडो यूएस रिलेशनशिप में, और ये रशियन ऑयल सिर्फ हमारे कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहा है। अगर हम दोनों को चीज देख ले कि देश का फायदा और कुछ उद्योगपति का फायदा, इसको छोड़ के हम अगर रशियन ऑयल को त्याग करें, रशियन तेल को त्याग करें, और इससे देश को फायदा होगा, 50% वेवर वो हट जाएगा, तो उसमें जाना क्या विश्व गुरु, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का कहना है, उसमें सोचना चाहिए विश्व गुरु को। आप कैसे इस चीज को देखते हो कटियार साहब? बिल्कुल, जो देश के हित में हो, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेनी चाहिए, और बातचीत करके अपने मजबूत इरादों के साथ, अपनी मजबूत स्थिति के साथ, भारत बहुत बड़ा देश है प्रदीप जी, और भारत के इतने बड़े देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप कि बांध के बेड़ी, बांध के पैर और सर पे ढक के भेज दिए। दूसरी बात, हमारे एक मित्र अभी आपके साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई भाई भतीजे के लिए काम को थोड़ी करते हैं। ठीक है, भाई भतीजे हैं, और भाई भतीजे होना, परिवार होना, बच्चे होना कोई गुनाह नहीं है समीर जी, आप भी पारिवारिक आदमी लगते हैं। और जो चंबल में डकैत रहते हैं ना, उनके भी परिवार नहीं होते। चंबल में जो डकैत रहते हैं उनके भी परिवार नहीं होते, लेकिन सारे टाइम वो डकैती डाल रहे, हत्याएं कर रहे हो। तो परिवार ना होना कोई देशभक्ति की कोई पहचान नहीं है। ये कि परिवार नहीं है तो हम कहते हैं कि ये देशभक्त, राष्ट्रभक्ति है। तीसरी बात है, जो आपने कहा कि जनता साथ दे रही है, जनता कितना साथ दे रही है वो पूरा देश देख रहा है समीर जी। महाराष्ट्र में कई सीटों के परिणाम पूरा महाराष्ट्र जानता है, हरियाणा का मामला आना बाकी है,
और उसको क्योंकि चोरी करके सरकारें बनानी थी, उसके वजह से चुनाव आयोग के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। ये कानून बना के ले आया। Right. Let me कैसा go राष्ट्र to बनाना sir. चाहते हैं One भैया? second. One second. Sir, we कैसा we राष्ट्र might बनाना चाहते हैं? lose. आप किसको अलग करना चाहते हो? Right. कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? Sir. Let me go to Dr. Dhone. Dr. Dhone, can you hear me, sir? Dr. Dhone? No, he can't hear us. All right, you try Now, I again. want to ask कटियार साहब, राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बॉम्ब सब कह रहा है कि वाराणसी में फूटने वाले, वाराणसी में वोट चोरी पकड़ने वाले। अखिलेश यादव जी साथ खड़े हैं राहुल जी के। अजय राय जी ने हिंट दिया है कि हाइड्रोजन बॉम्ब का जो फूटना है वो वाराणसी से होगा। कुछ आपको खबर है उसके बारे में? वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब शायद वाराणसी से फूटने वाले, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कटियार साहब, सर, उत्तर प्रदेश में चाहे फूलपुर हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे मेरठ हो, उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके जीती है, बेईमानी से जीती है। तो ये बात अब बनारस भी उसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि बनारस में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 12-1 बजे तक मोदी जी तो पीछे चल रहे थे गिनती में। तो पूरे देश में वोट चोरी करके, और राजीव साहब ये बड़े कमाल की बात है, आपने कानून बना दिया संसद में लाके कि चुनाव आयोग और उसके जो कमीशन, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, उनको जुडिशियल सिस्टम से नहीं गुजार सकते आप। इस कानून की क्या जरूरत है इस देश को? जी, I agree. क्या क्या किसी लिहाज से इस कानून को जस्टिफाई किया जा सकता है? आपने इस देश के लोकतंत्र को किस चौराहे में ले जाके खड़ा कर दिया है, इतिहास भी माफ नहीं करेगा। साहब आप इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हो। कटियार साहब, बाकरे साहब ने एक्यूज किया, आप इंस्टीट्यूशंस को जानबूझकर अटैक कर रहे हो। आपने इलेक्शन कमीशन को अटैक कर दिया, आपने कहा जुगाड़ कमीशन है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, जुगाड़ कमीशन। कहां कटियार साहब, व्हाई अटैकिंग इंस्टीट्यूशंस? नामबिहार साहब, आपके हम मुक्ताई नगर विधानसभा है, चंद्रकांत निम्बा पाटिल का केस पता है ना आपको? बिल्कुल। मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में केस था। मतलब समीर भाई, हम झूठ भी बोले तो कम से कम थोड़ा लिहाज तो करें। कटियार जी, मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के चुनाव ये को महाराष्ट्र की लेके बात है। औरंगाबाद बेंच में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, कोर्ट में नहीं गया मामला ये। मतलब हम कम से कम बैठ के इतने बड़े प्रोग्राम में इतने बेशर्मी से तो झूठ नहीं बोले कम से कम। झूठा है, उन्होंने अपना और दूसरी बात, बलराम दत्तात्रेय पाटिल जी का जो पनवेल विधानसभा का था, जिसमें 27,000 डुप्लीकेट वोट पकड़े गए, उसकी जानकारी नहीं है आपको? तो आप कम से कम इस चैनल पे बैठ के, राजीव जी हम इतनी झूठ बात तो नहीं बोले। क्या किया चुनाव आयोग ने? और जब ये औरंगाबाद बेंच में गए तो कोर्ट ने क्या किया वहां पे? Let me go across to कटियार साहब। छोटी चीज हाईकोर्ट से, कटियार साहब, लेट देम गो टू द कोर्ट। ये 18,000 तकरीबन कंप्लेंट जो है, शिकायतें जो आपने, जो अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर लोगों को कॉपीज दी थी उनकी, ये झूठ है क्या सर? नहीं साहब, बिल्कुल वो जायज है। और आप उत्तर प्रदेश को भी छोड़ दें, आपके महाराष्ट्र में 43,000 डुप्लीकेट वोट के लिए चंद्रकांत निम्बा पाटिल जी ने मुक्ताई नगर विधानसभा के जो थे उन्होंने दिए कोर्ट में। उसमें क्या फैसला आया भाई? तो ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है, पूरा देश जानता है। और इलेक्शन कमीशन को इसीलिए इन्होंने बचाया है, क्योंकि जब ये सारी पोल खुलेगी तो पहले ही उसे कवर दे दिया है कि उसके खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर सकते, कटियार साहब थोड़ा नहीं कर सकते आप भाई। थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। अंबेडकर जी गए थे कोर्ट में, तो वहां पर कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर जी गए थे पिटीशन फाइल करने वाला। जो आप केस कोर्ट कर रहे हो डुप्लीकेट वोटर्स का, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों जगह, दोनों पार्ट में सेम नाम है तो उसको डिलीट कीजिए। उसको फ्रॉड करके बोला नहीं था, बोला कि एरर है कि दोनों जगह, 4 जगह सेम नाम, वो डिस्प्लेस गए, वो ट्रांसफर हो गए, दूसरे पार्ट में रहने के लिए गए और दोनों जगह उनका नाम। तो ऐसे केसेस, बट इलेक्टोरल फ्रॉड करके शायद बोला नहीं उसको। कटियार साहब, बलराम प्रदीप साहब, बलराम दत्तात्रेय पाटिल साहब ने मांगा कि आपके यहां जो वोट पड़े हैं उसकी लिस्ट दे दो। ये पनवेल विधानसभा का, रायगढ़ जिले की बात बता रहा हूं आपको मैं। जब चुनाव आयोग ने उन्हें कोई डिटेल नहीं दी, तो जो बूथ पे वोट पड़ते हैं वहां हर पार्टी का एजेंट होता है,
वो टिक करता है, कितने वोट पड़े। वो 6 महीने से 8 महीने तक पाटिल साहब ने एक एक बूथ से वो वोटिंग की टिक वाला पेपर निकाल के करीब 25,000 डुप्लीकेट वोट का सामने रख दिया चुनाव आयोग के। क्या काम किया चुनाव आयोग ने उससे भाई? इस देश का लोकतंत्र लूट दिया है, अपने मजाक बना दिया है भारत के लोकतंत्र को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी चुनाव आयोग से विपक्ष का विश्वास जो है वो उठ गया है, कहने का मतलब ये हुआ। पूरी तरह उठ गया है राजीव साहब। तो अभी काशी में शायद जनाब बनारस में जनाब राहुल गांधी साहब अपना हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पवन खेड़ा साहब को एक नोटिस भी गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। बागरे साहब, पवन खेड़ा साहब ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी भी हार चुके थे, वहां पर वोट चोरी हुई है जिसकी वजह से वो जीते, ऐसा उन्होंने कहा है। बागरे साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं तो सरप्राइज हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, तो पवन खेरा जैसे लोगों के ऊपर अपना पूरे पार्टी की स्ट्रेटेजी फिक्स कर रही है, या सुप्रिया श्रीनेत हो या जयराम रमेश हो। मुझे आश्चर्य लगता है सर विपक्षियों का भी कि ये अपने आप को और जनता से दूर करते जा रहे हैं। कटियार साहब, आप जो पाटिल वाटिल ये जो नाम ले रहे हैं ना, 60 पेज का इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई कांग्रेस पार्टी को गया है, कांग्रेस पार्टी ने उसका एक चीज का भी जवाब नहीं दिया। और अगर आपको चुनावी प्रक्रिया पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब ये वोट रिवीजन होता है, इसमें बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के 27,800 समीर जी, बूथ आपका लेवल एजेंट्स राजनीतिक जीवन कितने साल का है? सुनिए ना, रुकिए ना सर, मेरे को आप ये कंप्लीट करने बच्चों जैसी दीजिए। बात हम यहाँ पे बैठ के नहीं, नहीं कर रहे। आप ही बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। ये और प्रोसेस इसका नहीं जो बताइए। एडिशन और हम लोग डिलीशन है पिछले ना, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति कर रहे तो आप और क्या झूठ क्यों चुनाव बोल रहे लड़ना, हैं? चुनाव आप झूठ क्यों लड़ाना बोल रहे हमने हैं? 30 अगर साल आपको यही किया है। राजनीति करनी है तो अब तो आप आप ये झूठ मत क्यों बोल बताइए, रहे हैं? राजीव साहब मुझे कटियार एक प्रोग्राम जी, अटेंड कटियार करना था जी, 8 बजे से, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उन्हें? जी 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 जी, राइट। कटियार जी, जेंटलमैन, थैंक यू। कटियार साहब, जाने के पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? कटियार साहब, नहीं, थैंक यू सो मच, आपसे बात लेकिन करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज तो बनती है साहब, कटियार साहब जाने के पहले मोदी जी की तारीफ तो बनती कि मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग को अपनी तरफ करके ट्रंप साहब की नींद तो उड़ा दी है, इसकी तारीफ तो बनती है सर। तो एक बार तारीफ तो करो ना मोदी जी की जाने के पहले सर, प्लीज। विश्व गुरु के बारे में जो कहा जाए उतना कम है। जी। भारत को जिस मुकाम पे ले जाके खड़ा कर दिया है पूरे दुनिया में, भारत को जो कमजोर करने का काम मोदी जी ने किया है, इसे किसी भी लिहाज से सराहा नहीं जा लेकिन सकता मोदी जी ने है। अपने आप को बहुत विश्व गुरु धन्यवाद। कभी कहा ही नहीं। मोदी जी ने तो ये कहा कि भारत विश्व गुरु है। क्या बात कर रहे हैं सर। एनीवे, थैंक यू सो मच।